एपिसोड 7 की शुरुआत में गुशाओ सैनसन से कहता है कि क्यों ना हम एक बार खोलें, तुम वहाँ मेरी मैनेजर बन जाना। सैनसन कहती है बार खोलना रिस्की हो सकता है और तुम बार सिर्फ इसलिए खोलना चाहते हो क्योंकि वहाँ की प्रिटी वुमेन के साथ तुम फ्लर्ट कर सको। हम एक कैफ़े खोलेंगे, ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर गुशाओ कहता है तुम कैफ़े इसलिए खुलवाना चाहती हो ताकि वहाँ जो हैंडसम रिच बिजनेसमैन आए तुम उनके साथ फ्लर्ट कर सको। कैफ़े खोलना बोरिंग है। सैनसन वहाँ से उठकर जाने लगती है तो गुशाओ कहता है ठीक है, तुम्हारा आइडिया ही ठीक है, हम कैफ़े खोलेंगे, तुम वहाँ मैनेजर बन जाना। लेकिन सैनसन वहाँ से चली जाती है। रात के समय सैनसन को उसके फादर का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि उनका बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है जिस वजह से उन्हें मनी प्रॉब्लम है। सैनसन कहती है आप मेरी चिंता मत करिए, मैं यहाँ एक अच्छी जॉब ढूंढ लूँगी और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने फादर से बात करने के बाद वो गुशाओ को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो कैफ़े में मैनेजर बनने के लिए तैयार है। वो गुशाओ से कहती है कि मैनेजर के लिए उसे इंटरव्यू कब देना होगा, लेकिन गुशाओ उससे कह देता है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें इंटरव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन लिन जिशाओ हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर गू से कहती है डॉक्टर गू, अगर आप फ्री हो चुके हैं तो क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे। गुवे हाँ कर देता है। दोनों छत पर जाते हैं और साथ में कोक पी रहे होते हैं। तभी जिशाओ कहती है डॉक्टर गू, मैंने अभी तक आपको प्रॉपर तरीके से थैंक्स नहीं कहा है। मेरी कॉन्टेस्ट में मुझे एनकरेज करने के लिए और मेरे फादर की सर्जरी के लिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। वैसे अब तो हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान चुके हैं तो हम दोस्त हुए ना। अब से मैं आपको डॉक्टर गू नहीं बुलाऊंगी, कैसा रहेगा अगर मैं आपको मिस्टर हैंडसम बुलाऊं तो। लेकिन ये काफ़ी फ्लर्टी हो जाएगा, ये नाम रहने देते हैं। तो मैं आपको ओल्ड स्कूल बुलाऊंगी, ये नाम आपको सूट भी करता है। गुवे कहता है जिशाओ ये कैसा नाम है, तुम्हें पता है ना तुम्हारे फादर की अभी भी कीमोथेरेपी होनी है और तुम उनके सर्जन का इस तरह मजाक बना रही हो। तभी जिशाओ कहती है ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, नाराज़ होने की क्या बात है। वैसे मुझे याद है कि मुझे आपके लिए एक सॉन्ग प्ले करना है, जैसे ही मुझे मेरे कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स मिल जाएंगी तो एक टिकट मैं आपको दूंगी, आप आएंगे ना। गुवे उससे कहता है मैं ज़रूर आऊँगा। अब लिन जिशाओ से चिप्स खाने के लिए कहती है लेकिन गुवे मना कर देता है। जिशाओ ज़बरदस्ती उसे चिप्स खिला देती है। गाओशी गुवे के ऑफिस आई हुई थी लेकिन गुवे वहाँ नहीं था। तभी डॉक्टर दु वनजुन वहाँ से गुजर रहा था। गाओशी उससे पूछती है कि गुवे कहाँ है तो दु वनजुन गलती से उसे बता देता है कि गुवे लिन जिशाओ के साथ है और उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। दु वनजुन को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, वो वहाँ से चला जाता है। गाओशी सोच में पड़ जाती है। अब लिन जिशाओ अपने मॉम डैड को टिकट देती है तो उसकी मदर कहती हैं लेकिन इस दिन तक पता नहीं तुम्हारे फादर पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे या नहीं। लिन जिशाओ का फादर कहता है कुछ भी हो मैं कॉन्सर्ट में ज़रूर जाऊंगा। तो लिन जिशाओ कहती है मिस्टर लिन, आपको इस तरीके के कॉन्सर्ट के मौके तो बहुत मिलते रहेंगे, अभी आपको प्रॉपर तरीके से आराम करना चाहिए। तभी गाओशी वहाँ आती है। लिन जिशाओ गाओशी को भी टिकट देती है। गाओशी उससे पूछती है क्या तुमने गुवे को टिकट दे दी है, अगर तुम उसे भी देना चाहती हो तो मुझे दे सकती हो, मैं उससे ही मिलने जा रही थी, मैं दे दूंगी। जिशाओ गाओशी को ही गुवे की टिकट दे देती है। गाओशी जाते जाते जिशाओ को बताती है कि उस दिन हमारा एक सेमिनार भी है तो शायद हम नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। गाओशी गुवे के पास आकर कहती है गुवे, 1 तारीख को काफ़ी सारे डॉक्टर्स मिलकर सेमिनार रख रहे हैं तो मेरे साथ उसमें चलोगे ना। गुवे उससे कहता है अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं है तो मैं ज़रूर चलूँगा। गाओशी वो टिकट वहाँ रखकर जो जिशाओ ने उसे दी थी चली जाती है। गुवे जब उस टिकट को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि लिन जिशाओ ने उसे अपने कॉन्सर्ट में आने के लिए इन्वाइट किया था। चूचू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने वाला था। चूचू का बर्थडे नज़दीक था इसलिए सारे डॉक्टर्स और नर्स मिलकर उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। चूचू सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी गाओशी गुवे को केक खाने के लिए एक स्पेशल फोक निकाल कर देती है। ये देखकर जिशाओ कहती है डॉक्टर गू, आप साफ सफाई पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। ये सुनकर गुवे गाओशी को वो फोक वापस देता है और उससे कहता है मैं डिस्पोजल्स का ही यूज़ कर लूँगा। अब गाओशी उससे कहती है मैं ये पूरा केक नहीं खा पाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ शेयर करना चाहोगे, वरना ये वेस्ट हो जाएगा। गुवे कहता है मुझे चूचू के साथ केक शेयर करना चाहिए क्योंकि हम उसे इतना ज़्यादा केक नहीं खाने दे सकते। गाओशी जानबूझकर सबके सामने बोलती है कि मैं और गुवे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और हमें एक दूसरे के फ्लेवर्स भी बहुत अच्छे से पता हैं। पार्टी खत्म होने के बाद गुवे जिशाओ के पीछे जा रहा होता है उसे सब कुछ क्लियर करने के लिए, लेकिन तभी गाओशी उसके पास आती है और उसे ब्लैक टी पर चलने के लिए कहती है, लेकिन गुवे उससे कहता है मुझे कुछ काम है, तुम अकेली जा सकती हो।
गाओशी के जाने के बाद च्यू च्यू उसके पास आता है और गुवे से कहता है, डॉक्टर गु, मुझे आपका लिटिल सीक्रेट पता है, आप लिन ज़िशाओ को पसंद करते हो ना। गुवे कहता है, अच्छा तुम ये कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हें पता है पसंद करना क्या होता है। च्यू कहता है, हाँ, आप पहले कभी भी स्माइल नहीं करते थे, लेकिन जब से ज़िशाओ दीदी आई हैं आप हमेशा उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। अब ज़िशाओ और गुवे दोनों च्यू को ड्रॉप करने के लिए आते हैं। ज़िशाओ अपनी तरफ से च्यू के लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आती है। गुवे च्यू को गिफ्ट में कुछ बुक्स देता है जिसमें हेल्थ और स्टडी से रिलेटेड लिखा हुआ था। च्यू कहता है, ज़िशाओ दीदी का गिफ्ट आपसे ज़्यादा अच्छा है, आपका गिफ्ट तो बोरिंग है, लेकिन मैं भी आप दोनों के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो उन दोनों को 2 एनवलप्स देता है और उनसे कहता है कि मेरे जाने के बाद आप इन एनवलप को खोलना, इनमें एक सीक्रेट है। ज़िशाओ जब अंदर जाकर अपना एनवलप चेक करती है तो उसमें लड़की को देखकर वो कहती है, ये तो पक्का मैं हूँ क्योंकि इसके हाथ में सेलो है, लेकिन ये साथ में लड़का कौन है, क्या ये च्यू है, लेकिन क्या ये ज़्यादा लंबा नहीं है। अब ज़िशाओ गुवे से कहती है कि वो भी अपना एनवलप खोले। गुवे मना कर देता है तो ज़िशाओ उससे छीनने लगती है। गुवे उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारे स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ से चला जाता है। गुवे जब अपना एनवलप खोलता है तो च्यू ने वही वाला सीन ड्रॉ किया हुआ था जो रात को उसने होते हुए देखा था जब गुवे लिन ज़िशाओ को ब्लैंकेट उड़ा रहा था। गुवे ये देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले दिन गुवे लिन ज़िशाओ को इशारा करता है और उसे अपने स्टिचेस रिमूव करवाने के लिए कहता है। ज़िशाओ जब उसके ऑफिस में आती है तो गुवे उसकी स्टिचेस को रिमूव करते हुए कहता है, लिन ज़िशाओ, तुमने मेरे और गाओशी के बारे में शायद कुछ गलत समझ लिया। ये बात सच है कि हम दोनों क्लासमेट्स हुआ करते थे और अब हम कलीग्स हैं और हमेशा कलीग्स ही रहेंगे। ना तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ज़िशाओ सोचने लगती है कि गुवे अचानक से उसे ये सब बातें क्यों बता रहा है, और कुछ देर बाद कहती है, अब मैं समझ गई, तुम मुझसे ये सब इसलिए कह रहे हो ना कि कहीं मैं तुम्हारे और गाओशी के बारे में अफवाह ना फैलाऊं। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और वैसे भी कल मेरे डैड यहाँ से डिस्चार्ज ले लेंगे, फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी, तो मुझे कहाँ मौका मिलने वाला है अफवाह फैलाने का। गुवे कहता है, हाँ, कल तुम्हारे फादर डिस्चार्ज हो जाएंगे। वैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम और आंट लिन सच में उनका बहुत ख्याल रखते हो। काश मुझे भी ऐसा कोई मिल पाता जो मेरा इतना ख्याल रख सके। ज़िशाओ गुवे के कोई इशारे नहीं समझ पा रही थी, बल्कि वो उससे पूछ लेती है, डॉक्टर गु, क्या आप भी बीमार होना चाहते हैं। गुवे नर्वसली कहता है, बीमार कौन होना चाहेगा, और उससे पूछता है, वैसे तुम हॉस्पिटल से जाने के बाद क्या करने का सोच रही हो। ज़िशाओ कहती है, मैं यहाँ से जाने के बाद वापस स्कूल ज्वाइन करूंगी और अपने सेलिस्ट बनने का सपना पूरा करूंगी। ये सुनकर गुवे कहता है, स्कूल से याद आया, मेरी प्रीवियस लाइफ में भी मैं स्कूल जाया करता था। वैसे ज़िशाओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे और तुम्हारे बीच में जनरेशन गैप ज़्यादा है। ज़िशाओ उससे कहती है, जनरेशन गैप का तो पता नहीं, लेकिन हैबिट्स को लेकर तो सच में बहुत बड़ा गैप है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मिस्टर लिन से भी बड़े हो और मुझे तुम्हें अंकल बुलाना चाहिए। गुवे बेचारा फिर ऑकवर्ड फील करता है। अब ज़िशाओ उससे कहती है, वैसे मैंने अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स आपके लिए भेजी थी, आपको मिल गई ना, आप वहाँ ज़रूर आएंगे ना। गुवे कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं आऊँ। ज़िशाओ कहती है, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ। डैड की तबीयत की वजह से शायद मेरे मॉम डैड तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप और डॉक्टर गाओशी साथ में आएँ और मुझे सपोर्ट करें। ये सुनकर गुवे कहता है, लेकिन उस दिन मेरा सेमिनार है, तो पता नहीं मैं फ्री हो पाऊंगा या नहीं। अचानक से ज़िशाओ उठकर जाने लगती है कि तभी वो टकराती है। वो गिरने ही वाली होती है कि गुवे उसे संभाल लेता है और उससे पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ज़िशाओ उसकी तरफ ही देखती रहती है और उससे कहती है, मैं ठीक हूँ, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर जाने वाले थे, तभी ज़िशाओ की माँ उससे कहती है, मैं डॉक्टर गु से उनका प्राइवेट फ़ोन नंबर ले लेती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो। ज़िशाओ कहती है, वो एक डॉक्टर हैं, वो अपना प्राइवेट फ़ोन नंबर आपको क्यों देंगे। लेकिन कुछ समय बाद ज़िशाओ की माँ आकर कहती है, उन्होंने मुझे अपना प्राइवेट फ़ोन नंबर दे दिया है। तभी डॉक्टर गुवे भी वहाँ आता है और ज़िशाओ को डिस्चार्ज के पेपर्स देता है। ज़िशाओ देखती है कि उन पेपर्स के साथ गुवे ने कुछ स्पेशल नोट्स भी दिए थे जो उसने खुद लिखे थे, जिसमें लिखा था कि उसे किस तरह मिस्टर लिन का ख्याल रखना है। सैनसैन ने कैफ़े खोलने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो अपना पूरा प्लान गुशाओ को समझा रही थी, लेकिन गुशाओ को तो जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन सैनसैन फिर भी ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। घर पहुंचने के बाद ज़िशाओ गुवे के फ़ोन नंबर से उसकी प्रोफाइल चेक करती है। उसे गुवे की प्रोफाइल तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ उसने प्राइवेसी लगाई हुई थी। अगले दिन ज़िशाओ के फादर की कीमोथेरेपी होने वाली थी।
जिशाओ सोच रही थी कि डॉक्टर गू ही उसके फादर को अटेंड करेंगे, लेकिन वहाँ गाओशी पहुँच जाती है। गाओशी उसे बहुत रूडली तरीके से बात करती है और उससे कहती है कि जब मैं आपके फादर की अटेंडिंग डॉक्टर हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ही यहाँ आऊँगी। हम डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, अच्छा होगा कि आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें। जिशाओ कीमोथेरेपी के बाद उसके फादर की बॉडी में क्या रिएक्शंस होंगे इस बारे में गाओशी से पूछती है, तो गाओशी उसे बताती है उन्हें वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और स्टमक भी अपसेट रह सकता है। और मिस्टर लिन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। थेरेपी के बाद उन्हें कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। जिशाओ जब इस बारे में गाओशी से पूछने के लिए जाती है तो गाओशी उससे कहती है थेरेपी के बाद ये सब होना नॉर्मल है। लेकिन जिशाओ अपने फादर को इस हालत में नहीं देख पा रही थी। वो गुवे को मैसेज कर देती है, पर गुवे का भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो सुबह तक इंतज़ार करती है और आखिरकार गुवे वहाँ आ जाता है। गुवे मिस्टर लिन से कहता है, मिस्टर लिन आपको कुछ तो खाना होगा। गुवे के काफ़ी सारे डिशेस पूछने के बाद आखिरकार मिस्टर लिन वॉन्टन खाने के लिए हाँ कर देता है और गुवे तुरंत जिशाओ को वो लाने के लिए कहता है। जब मिस्टर लिन वॉन्टन खा रहे होते हैं तभी दू वेंजुन वहाँ आता है। जिशाओ उसे बताती है कि डॉक्टर गू यहाँ आए थे और उन्हीं के सजेशन पर मिस्टर लिन फाइनली कुछ खा रहे हैं। ये सुनकर दू वेंजुन कहता है वो इतने बिजी हैं फिर भी वो यहाँ आए, वो सच में आप लोगों की बहुत परवाह करते हैं, वरना वो सर्जरीज में इतने बिजी हैं कि उनके पास बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं है। मिस्टर लिन पूछते हैं वो इतने बिजी कैसे हैं, तो दू वेंजुन कहता है लगता है आप लोगों ने न्यूज़ नहीं चेक की है। जैसे ही वो लोग न्यूज़ देखते हैं तो सिटी में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 101 लोग घायल हो गए थे और तुरंत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया था। गुवे भी वहीं बिजी था। जब जिशाओ को सब कुछ पता चलता है तो वो रात के समय गुवे को थैंक यू का मैसेज करती है। गुवे कुछ टाइप कर रहा होता है, तभी वहाँ डॉक्टर यैन आ जाता है उससे बात करने के लिए। अचानक से गुवे वो सब सेंड कर देता है। जिशाओ जब उसका मैसेज पढ़ती है तो उसमें लिखा था मुझे टेक्स्ट मत करो मैं अंधा हूँ। जिशाओ को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हो सकता था। बेसिकली गुवे कहना चाहता था कि मुझे मिलकर थैंक्स कहना, ना कि इस तरह टेक्स्ट पर। यहाँ पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में गुवे लिन जिशाओ का शो देखने के लिए आता है। वो गाओशी को मैसेज कर देता है कि वो सेमिनार के लिए नहीं आ पाएगा, लेकिन जिशाओ को कॉन्सर्ट के ठीक पहले उसके टीचर ने सेलो प्ले करने से मना कर दिया था और उसे ट्रायंगल बजाने के लिए कहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उसके हाथ इतने कपकपा रहे थे कि वो ठीक से सेलो नहीं प्ले कर पा रही थी। गुवे को भी ये देखकर बहुत बुरा लगता है। कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद जिशाओ वहाँ से जाने लगती है तो वो एक लड़की के सेलो से टकरा जाती है। वो लड़की उसे उल्टा सीधा कहने लगती है। गुवे स्टेज पर आता है। स्कूल का प्रिंसिपल गुवे को जानता था, वो उससे बातें करने लगता है। वो लड़की जिशाओ से कहती है जिशाओ तुमने ये जानबूझकर किया ना, क्योंकि तुम्हारे ट्रायंगल की पुअर परफॉर्मेंस कोई नहीं देखना चाहता था। तभी गुवे आकर कहता है ऐसा किसने कहा, मैं तो बस जिशाओ की ही ट्रायंगल परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा था। सच कहूँ तो आज के कॉन्सर्ट में जिशाओ का ट्रायंगल प्ले करना ही पंच लाइन था और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि जिशाओ के टकराने की वजह से तुम्हारा सेलो डैमेज हुआ है। अगर फिर भी ऐसा हुआ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। वो लड़की उससे पूछती है तुम हो कौन? तभी जिशाओ आकर कहती है ये मेरा फ़ैन है। गुवे उसे बाहर ले आता है। जिशाओ उससे कहती है डॉक्टर गू आज से आप मेरे फ़ैन हैं, लेकिन आज आप इस कॉन्सर्ट में कैसे आ गए? मुझे याद आया आप प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे, आप ज़रूर उनके बुलाने पर आए होंगे ना? कोई नहीं, अगर आप मेरे लिए नहीं भी आए फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरी मदद की तो। दूसरी तरफ गाओशी गुवे के पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। गुवे के पेरेंट्स उससे कहते हैं हमने गुवे को भी यहाँ इनवाइट किया था, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई ज़रूरी काम है तो वो नहीं आ सकता। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ बिजी हो सकता है? गाओशी कहती है सच कहूँ अंकल आंटी तो आजकल मैं गुवे को नहीं समझ पा रही हूँ। आज हमारा एक सेमिनार होने वाला था जो बहुत रेयर था, उसमें जाना ज़रूरी था, लेकिन गुवे ने कहा कि उसे पेशेंट की फैमिली के कॉन्सर्ट में जाना है तो वो नहीं आ सकता। ऐसा वो कभी नहीं करता। गुवे और जिशाओ साथ लौट रहे थे। गुवे अचानक से जिशाओ का हाथ पकड़ लेता है। जिशाओ तो सोच रही थी कि शायद कुछ रोमांटिक होने वाला है, लेकिन गुवे उससे कहता है ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारा हाथ काफ़ी सूज गया है, तुम्हें जल्दी ही एक ऑर्थोपेडिस्ट को मिलना चाहिए। ये सुनकर जिशाओ का मुंह बन जाता है तो गुवे उससे कहता है वैसे तुम्हें ठंड लगी होगी ना, मैं तुम्हें अपना कोट दे देता हूँ। जिशाओ उसे मना करती है, लेकिन गुवे उसे अपना कोट दे देता है। गुवे जिशाओ को घर तक छोड़ देता है, लेकिन वो वहाँ से जाता नहीं है। जब जिशाओ अपने रूम में आती है तो वो देखती है उसने गुवे का कोट तो लौटाया ही नहीं।
कोट की पॉकेट में वही टिकट रखी हुई थी जो जिशाओ ने उसे दी थी और जिशाओ सोचने लगती है इसका मतलब डॉक्टर गु मेरे लिए ही आए थे। वो विंडो खोलती है तो गुवे अभी भी बाहर ही खड़ा था। वो उसे फ़ोन करते हुए कहती है आप अभी तक गए क्यों नहीं? तो डॉक्टर गुवे उससे कहता है क्योंकि तुम्हारे कमरे की लाइट्स ऑन थी। जिशाओ कहती है मेरे पास आपका कोट रह गया है। तो गुवे कहता है नेक्स्ट टाइम दे देना। जिशाओ चेक करती है तो गुवे ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी। वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे मैसेज करती है मैं आपका कोट वॉश करके कल दे दूंगी। गुवे उससे कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिशाओ उसकी प्रोफाइल चेक करती है तो उसमें हॉस्पिटल से रिलेटेड ही सब कुछ था। जिशाओ सोचने लगती है आप सच में एक डॉक्टर ही हैं। गुवे जब घर लौटता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी एज अब शादी की हो गई है, तुम्हारे पास एक अच्छी जॉब भी है, गाओशी तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। गुवे कहता है आप लोग मेरी लाइफ के डिसीजंस लेना कब बंद करेंगे? गाओशी मेरी सिर्फ कलीग है और अभी शादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अपने पेरेंट्स की बातों से परेशान होकर गुवे सोचता है कि वो कुछ दिनों एक अपार्टमेंट में रहेगा और अपने लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट सर्च करने लगता है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसे याद आता है कि उसने वो टिकट तो अपने कोट में ही छोड़ दी थी जो उसने जिशाओ को पहनाया। वो जिशाओ को तुरंत मैसेज करता है तुम्हें वो कोट वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे उसे ऐसे ही दे देना। लेकिन जिशाओ फिर भी कोट साफ़ करने लगती है, लेकिन उसने डिटर्जेंट के बदले वो सोप डाल दिया था जिससे फ्लोर को क्लीन किया जाता है, जिस वजह से कोट का रंग उतरने लगता है। वो तुरंत अपनी माँ को बुलाती है तो उसकी माँ उससे कहती है इस तरीके के कोट को तो ड्राई क्लीन किया जाता है। जिशाओ हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो गुवे से कहती है डॉक्टर गु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका कोट ख़राब कर दिया, आप जो चाहें वो पनिशमेंट मुझे दे सकते हैं। गुवे अपना कोट देखते हुए कहता है ये तुमने टाई डाई किया है क्या ये आजकल का नया फैशन है? मुझे अपना हाथ दिखाओ। जिशाओ सोचने लगती है कि गुवे उसे हाथ पर मारने वाला है, लेकिन गुवे उसका हाथ चेक करते हुए कहता है कल रात को मैं सही था, तुम्हारी स्वेलिंग सच में बहुत ज़्यादा है। वो उसे एक स्लिप देते हुए कहता है ऑर्थोपेडिस्ट के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, तुम्हें उनसे मिलना होगा। जिशाओ कहती है आप स्पेशली मेरे लिए लाइन में खड़े हुए थे इस अपॉइंटमेंट के लिए? गुवे उससे झूठ कह देता है नहीं, मैंने दो व्यंजन से कहा था। लेकिन जिशाओ फिर भी उसे थैंक्स बोलती है। अब गुवे उससे कहता है अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए हॉट वाटर लेकर आओ, पर कप को प्लीज़ अच्छे से वॉश कर लेना। जिशाओ वाटर लेकर उसके ऑफिस जा ही रही होती है कि तभी उसे गाओशी देख लेती है। गाओशी उससे कहती है ये कप तो गुवे का है ना? लेकिन जिशाओ मैंने तुमसे कहा था ना कि हम डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, इस तरह बेवजह हॉस्पिटल में आकर हमारा समय बर्बाद करना। और अगर तुम्हें अपने फादर से रिलेटेड कुछ पूछना भी है तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे फादर की अटेंडेंट डॉक्टर हूँ। ये कप मुझे दे दो, मैं गुवे के ऑफिस में ही जा रही हूँ, मैं ही उसे दे दूँगी। इससे पहले कि जिशाओ उससे कुछ कह पाती, गाओशी वो कप उसके हाथ से लेकर चली जाती है। जिशाओ का हैंडबैग गुवे के ऑफिस में रह गया था। वो ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी, तभी दू वेंजुन वहाँ आता है। जिशाओ उससे कहती है डॉक्टर दू क्या आपको नहीं लगता कि गाओशी मुझे पसंद नहीं करती? दू वेंजुन कहता है गाओशी किसी को भी पसंद नहीं करती, वो सिर्फ डॉक्टर गुवे को पसंद करती हैं। गाओशी गुवे के रूम में आकर कहती है लिन जिशाओ को कुछ अर्जेंट काम था इसलिए वो चली गई, मैं उसकी जगह आ गई हूँ। हालांकि गुवे को पता था कि जिशाओ नहीं जा सकती क्योंकि उसका हैंडबैग अभी भी ऑफिस में था। गाओशी जानबूझकर गुवे के नज़दीक जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुवे उसे इग्नोर ही करता है। गुवे जिशाओ को ढूंढते हुए छत पर जाता है तो जिशाओ उससे कहती है आपको बहुत टाइम लग गया। गुवे उससे कहता है तो तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया, इसके बदले मैं तुम्हें लंच पर ले चलता हूँ। दूसरी तरफ गुशाओ अपनी माँ के सामने इमोशनल ड्रामा करके उनसे पैसे निकलवा लेता है जिससे वो कैफ़े खरीद सके जो सैनसन ने सजेस्ट किया था। जिशाओ गुवे के साथ लंच के लिए आ तो गई थी, लेकिन गुवे ने वहाँ पॉरेज ऑर्डर किया था, वो भी एकदम हेल्दी, ना ही कोई सॉल्ट ना ही कोई ऑयल। जिशाओ का मुंह बना हुआ देखकर गुवे उससे कहता है क्या तुम्हें ये फूड अच्छा नहीं लगा, हम किसी और रेस्टोरेंट जा सकते हैं। जिशाओ कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो फ्री का खाना खाने आई हूँ, मैं कैसे आपसे कह सकती हूँ कुछ और ऑर्डर करने के लिए। गुवे उससे कहता है तुम मेरे कोट के बदले में मुझे कंपनसेट करने वाली थी ना, मैं अपने लिए एक नया अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें अपार्टमेंट ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। जिशाओ कहती है ये तो बहुत आसान है, आजकल तो अपार्टमेंट्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मैं इसमें ज़रूर आपकी मदद करूँगी।
अब जिशाओ जब डॉक्टर को अपना हाथ दिखा कर आती है तो डॉक्टर उसे 15 दिन के लिए रेस्ट के लिए कहते हैं। गुवे उससे कहता है अब तुम बिल्कुल भी सैलो प्रैक्टिस नहीं कर सकती, कम से कम 15 दिन के लिए, ये तुम्हारे हाथ के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन जिशाओ घर आने के बाद फिर भी सैलो प्रैक्टिस करने लगती है। गुवे को पता था कि जिशाओ ऐसा ही कुछ करेगी। वो कंफर्म करने के लिए जानबूझकर जिशाओ की माँ को कॉल करता है और उनसे मिस्टर लिन के बारे में पूछ रहा होता है। फ़ोन के थ्रू वो सैलो की म्यूज़िक की आवाज़ सुन लेता है और वो तुरंत जिशाओ को कॉल करते हुए कहता है, तुम सैलो प्रैक्टिस तो नहीं कर रही थी ना? जिशाओ झूठ कह देती है, हाँ मैं बिल्कुल भी सैलो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, मैं तो आराम कर रही थी। गुवे कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अब जब तुमने आराम कर लिया है तो मेरा एक काम करो, मेरे लिए कम से कम 100 अपार्टमेंट ढूंढो, एक फ़ाइल बनाकर सुबह तक मुझे सेंड कर दो। जिशाओ सोचने लगती है, 100 अपार्टमेंट, क्या वो पागल हो गया है? लेकिन वो बेचारी रात भर इंटरनेट पर गुवे के लिए अपार्टमेंट्स ढूंढती रहती है। आखिरकार सुबह हो जाती है, तब जाकर वो एक फ़ाइल बनाकर गुवे को सेंड कर पाती है। यहाँ पर एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।